Hi students, today we will start with chapter number 2, which is inverse trigonometric functions. Now this chapter, as the name suggests, it says inverse trigonometric functions. आपने already 11th में trigonometric functions जैसे कि sin, cos, tan इनके बारे में पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमने उसे f से डिनोट किया तो उसके लिए हम f इनवर्स लिख सकते थे, प्रोवाइडेड दैट द फंक्शन इज़ अ 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता था तो हम उसके लिए f इनवर्स लिख सकते थे। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखने जाएं तो क्या साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, क्या ये सारे फंक्शन 1 1 फंक्शन हैं? कंसिडर करते हैं यहाँ पर, ये कंसिडर कर लेते हैं x एज द डोमेन एंड y एज द कोडोमेन। अब अगर हमारा फंक्शन साइन फंक्शन है, ठीक है, हमें पता है कि साइन π/3, अगर हम π/3 को कनेक्ट करें बाय द साइन फंक्शन तो हमें पता है साइन π/3 का वैल्यू जो है दैट इज़ √3/2। ठीक है, उसी तरीके से हमें पता है कि अगर हम साइन π माइनस π/3 देखें, हमें पता है साइन π माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन π माइनस π/3 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू साइन π/3 एंड π माइनस π/3 इज नथिंग बट 2π/3। तो इसका मीनिंग ये कि साइन 2π/3 का जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो √3/2। तो यहाँ पर अगर हम 2π/3 लिखेंगे और उसे हम साइन फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो अगेन वी विल गेट √3/2 ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो साइन फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, और अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इसका हम यहाँ पर इन्वर्स नहीं लिख सकते हैं। आपने वैसे भी ग्राफ देखा होगा, जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है वो आपने ऑलरेडी देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। जो ग्राफ होता है वो उसका कुछ इस टाइप का होता है, और रेपिटेटिव ग्राफ होता है, वो ग्राफ जो है वो अपने आप को रिपीट करता चला जाता है। जैसे ये ग्राफ प्रोसीड कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, वैसे ही नेगेटिव साइड पर भी प्रोसीड करेगा, और ये ग्राफ जो है वो एक रेपिटेटिव ग्राफ होता है। तो अगर हम ग्राफ देखने जाते हैं साइन फंक्शन का तो इट इज़ अ रेपिटेटिव ग्राफ विच सजेस्ट दैट द फंक्शन इज़ नॉट अ 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो अगर हम f की जगह पर साइन लेते हैं तो हमें f इन्वर्स की जगह पर लेना होगा साइन इन्वर्स, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज साइन इज़ नॉट अ 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब हम इसे कैसे 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाएं साइन फंक्शन को? तो हम साइन फंक्शन का थोड़ा सा हम NCERT की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो NCERT में जो 11th के हमने पोर्शन को थोड़ा सा रिवाइज किया है यहाँ पर, तो NCERT में दिया हुआ है कि साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है दैट इज़ R एंड द रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज़ -1 to 1। R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप साइन 1 लिखना चाहते हैं, अब 1 का मतलब होगा 1 रेडियन, तो आप उसका वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आप साइन 3200 का वैल्यू लिखना चाहते हैं दैट इज़ 3200 रेडियन, तो आप उसका भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप अगर नेगेटिव साइड पर जाएं तो आप साइन -20 का वैल्यू लिख सकते हैं, आप साइन -400 का वैल्यू लिख सकते हैं। आप किसी भी नंबर को पुट कर सकते हैं यहाँ पर, थीटा या एक्स की जगह पर कोई भी नंबर आप पुट कर लें, आप उसके लिए साइन का वैल्यू लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन हियर इज़ आर। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जो भी साइन 1 रेडियन का वैल्यू होगा, ठीक है, दैट विल बी द सेम एज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2π + 1 रेडियन। ठीक है, जो भी हमारा साइन 1 रेडियन का वैल्यू होगा दैट इज़ द सेम एज द वैल्यू ऑफ साइन 2π + 1 रेडियन, बिकॉज हमें पता है साइन 2π + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो एंगल्स के लिए, यहाँ पर मैंने दो दिखाए बट एक्चुअली बहुत सारे होंगे, दो एंगल्स के लिए साइन का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो डोमेन में 1 भी होगा, डोमेन में 2π + 1 भी होगा, और दोनों जाके कनेक्ट होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 होगा
2π+1 होगा, ये दोनों डोमेन में होंगे और ये दोनों जाकर कोडोमेन में एक ही वैल्यू को लिंक हो जाएंगे, ठीक है, साइन फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फंक्शन 11 फंक्शन नहीं होगा। अब इसे 11 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम रियल नंबर्स का एक ऐसा सबसेट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें साइन के मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक सारे वैल्यूज साइन के उसमें आ जाएं। और ऐसा एक जो हमें इंटरवल दिखता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर कार्टेशियन एक्सिस मैंने बना लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट्स बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर 0 होगा, ये होगा π/2, ये होगा पाई और ये होगा 3π/2। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें ये पता है कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 0, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से एंगल का वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा कि जब हम π/2 पर पहुँचेंगे तो हमें पता है कि साइन π/2 इज़ 1। तो यहाँ पर 0 था, इंक्रीज़ करते करते जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे साइन के वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होते जाएंगे एंड साइन π/2 विल बिकम 1। अच्छा, जब आप दूसरी साइड पर जाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ π/2 से कंटिन्यू कर लेते हैं पाई की तरफ, ठीक है, अगर आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं एंड दे डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। तो जो वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिले थे वही वैल्यू आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिल जाएंगे। इसका मतलब हमें आगे प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से π/2 के बीच में जब हम जाते हैं तो साइन के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ कवर हो जाते हैं। अब हमें पता है कि साइन इज़ नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट लेने की जगह पर फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर हम प्रोसीड करें, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने 3π/2 लिखा है, बट हमें पता है कि अगर हम थोड़ा सा उल्टा चले जाएं तो इसको मैं -π/2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हम लिख सकते हैं -π/2 to 0, ठीक है। अगर आप -π/2 से 0 की तरफ जाते हैं तो साइन -π/2 का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो यहाँ -1 से वैल्यूज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेंगे और जब आप 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे आएंगे तब साइन 0 रेडियन इज़ 0। तो क्या होगा, -1 से धीरे धीरे वैल्यूज़, जैसे जैसे आप एंगल का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर साइन का वैल्यू भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो -1 से 0 तक साइन के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन फंक्शन का डोमेन -π/2 से +π/2 कर दें तो साइन के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं -1 से लेकर +1 वो सारे वैल्यूज़ कवर हो जाएंगे। अगर हम एंगल के सारे पॉसिबल वैल्यूज़ दे दें -π/2 से +π/2 के बीच में तो साइन के हमें सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे बिटवीन -1 to +1। तो जो डोमेन हमारा R था उसको अब हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं -π/2 to +π/2। क्यों हमने रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नाउ दिस फंक्शन साइन फंक्शन विल बिकम अ 1/1 फंक्शन। ओके, 1/1 क्यों हो गया, 1/1 इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप कोई भी एंगल यहाँ पर लेते हैं, जैसे आपने कोई भी एंगल ले लिया, एक π/4 ले लिया, अब हमें ये पता है कि साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। उसके अलावा -π/2 से +π/2 के बीच में आपको कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिसके लिए साइन का वैल्यू 1/√2 हो। केवल एक ही एंगल मिलेगा π/4 जिसके लिए वैल्यू हमारा होगा 1/√2। तो 1/1 फंक्शन हो गया। और ऑन टू इसलिए हो गया क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ को कवर करता है बिटवीन -1 to +1। जितने भी साइन के वैल्यूज़ हैं वो सारे कवर हो जाएंगे अगर हम डोमेन लेते हैं -π/2 to +π/2। तो अगर आप यहाँ रेंज में से -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं तो उसका आपको एक प्री इमेज यहाँ पर मिल जाएगा डोमेन में। तो इसलिए फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। जैसे ही ये साइन फंक्शन 1/1 ऑन टू फंक्शन बना वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अब हम साइन इन्वर्स की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर अगर हम लिखने जाते हैं, जैसे हमने लिखा साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। थोड़ा सा जो हमने पहले किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। पहले अगर हम फर्स्ट चैप्टर में ऐसे लिखते थे f(x) इज इक्वल टू y, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे
x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ऐसे भी लिख सकते थे उसको। तो उसी प्रोसीजर से अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/√2, इसका एक बार मतलब भी समझ लेना इम्पॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा एंगल है, अगर हम उसे थीटा बोलें तो फॉर विच एंगल थीटा साइन थीटा वैल्यू इज 1/√2 एंड द आंसर इज π/4। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन थीटा इज 1/√2, टेल मी व्हाट इज थीटा, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा π/4। तो वही है, साइन इनवर्स को आप ऐसे एक क्वेश्चन की तरीके से देख सकते हैं। इट इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन फॉर विच एंगल थीटा साइन थीटा वैल्यू इज 1/√2, और फिर आप थीटा का वैल्यू वहाँ पर लिख सकते हैं π/4। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन इनवर्स 1/√2, तो आंसर होगा π/4। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर साइन के लिए किया है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए भी। जैसे कि अगर हम बात करें कॉस फंक्शन की, अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉस फंक्शन की, कॉस फंक्शन के लिए भी हमें कॉस इनवर्स लिखना होता है, और हमें पता है कि कॉस इज ऑल्सो नॉट अ 1/1 फंक्शन। तो उसे 1/1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस फंक्शन का जो डोमेन होता है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं बिटवीन 0 to π, और रेंज क्या होता है उसका, अगर आप कॉस को 0 डिग्री से 0 रेडियन से लेकर π रेडियन तक आप कॉस के सारे वैल्यूज़ लिखें तो -1 से लेकर 1 तक के सारे नंबर उसमें कवर हो जाएंगे। मतलब कॉस का जो पूरा रेंज है वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हर एक एंगल के लिए आपको एक यूनिक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अगर आप कॉस 0 की बात करें तो दैट विल बी 1, अगर आप कॉस π की बात करें तो दैट विल बी -1। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो भी कॉस के वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे इफ़ वी टेक द डोमेन एज 0 to π। अब हमने एक सवाल ये भी उठता है कि भाई साइन के लिए तो हमने डोमेन -π/2 to +π/2 लिया था, और कॉस के लिए हमने डोमेन ले लिया 0 to π। अब ये ऐसा भेदभाव क्यों कर दिया भाई कॉस के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम कॉस के लिए डोमेन लेते -π/2 to +π/2 तो क्या होता है कि कॉस के लिए जो नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, हमें ये पता है कि cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो अब जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ थे, अगर हम cos -π/2 की बात करें तो cos -π/2 इज़ द सेम एज cos +π/2। ठीक है, तो वही सेम वैल्यूज़ रिपीट हो जाते, एक तो हमारा फंक्शन 1/1 नहीं बनता, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा फंक्शन जो है उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ कहीं से भी नहीं आ पाते। हम जो -1 से 0 के बीच के वैल्यूज़ होते हैं उन्हें हम कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए कॉस के लिए जो हमने डोमेन लिया है यहाँ पर, अब रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन जो किया है वो किया है बिटवीन 0 to π। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और हमने 11th में पढ़ी थी, फिर से अब हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर जब साइन का डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया तो मैंने उसे लिखा -π/2 to +π/2, और रेंज जो है हमारा वो नॉर्मल अपना रेंज जो होता है -1 to 1। उसी तरीके से अगर मैं कॉस के लिए लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो कॉस के लिए मैं लिख लेता हूँ, कॉस के लिए मैं लिख सकता हूँ 0 to π, और उसके बाद रेंज यहाँ पर -1 to 1। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें पता है कि जब हम इन्वर्स फंक्शन कंसिडर करते हैं, जैसे मैं अगर लिखने जाता हूँ साइन इन्वर्स, ठीक है, तो अब अगर मैं साइन इन्वर्स लिखने जाता हूँ तो जो साइन फंक्शन का डोमेन था वो अब यहाँ पर रेंज की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और जो पहले यहाँ पर रेंज था वो अब डोमेन की जगह पर आ जाएगा। जो साइन फंक्शन का रेंज था वो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन हमारा हो गया -1 to 1, और रेंज हमारा हो गया -π/2 to +π/2। ये हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन आ गया और उसका रेंज आ गया। जब भी आप फंक्शन को इन्वर्स करेंगे, जब भी अगर f का डोमेन x है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x to y, देन क्या होगा यहाँ पर f इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम y to x। उल्टा हो जाता है, जो भी f के डोमेन और रेंज होंगे वो f इनवर्स के रेंज और डोमेन हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा ये जो है हमारा डोमेन की जगह पर -1 to 1 और रेंज की जगह पर हमारा -π/2 to +π/2। उसी तरीके से अब अगर हम लिखने जाते हैं कॉस इन्वर्स, तो अगर आप कॉस इन्वर्स लिखने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉस फंक्शन का रेंज था यानी कि -1 to 1, दैट विल नाउ बिकम डोमेन फॉर कॉस इन्वर्स। और जो कॉस फंक्शन का यहाँ पर डोमेन था 0 to π, नाउ दैट विल बिकम रेंज हियर। तो कॉस इन्वर्स फंक्शन का यहाँ पर रेंज क्या हो गया, 0 to π। ठीक है, तो हमने साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स हमने देख लिया कि हम ये कैसे डिफाइन हुए हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर इनका डोमेन और रेंज क्या है, कॉस इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या है और कॉस इन्वर्स फंक्शन का रेंज क्या है। अब ये डोमेन और ये एक्चुअली जो साइन फंक्शन को हमने यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्ट किया है -π/2 to π/2, ये हम कोई दूसरा इंटरवल भी ले सकते थे। जैसे अगर किसी को -π/2 to +π/2 अच्छा नहीं लग रहा है तो वो π/2 से 3π/2 भी ले सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम इसे -π/2 to +π/2 में रखने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर हम साइन इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर वैल्यू मुझे लिखना है साइन इन्वर्स 1/√2 का, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं लिखूंगा वो मैं π/4 लिखूंगा। क्यों लिखा है ये वैल्यू π/4? बिकॉज इट इज़ लाइंग बिटवीन -π/2 to +π/2। इसके और भी आंसर्स पॉसिबल हो सकते थे, जैसे इसका आंसर 9π/4 भी हो सकता है। ठीक है, बट 9π/4 डज नॉट बिलोंग टू द रेंज -π/2 to +π/2, इसलिए मैं 9π/4 यहाँ पर लिखना अवॉइड करूँगा। जो भी हमारा ये -π/2 to +π/2 जिसको हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था साइन के डोमेन को, ये अब हमारा रेंज बन चुका है साइन इन्वर्स फंक्शन के लिए। साइन इन्वर्स फंक्शन के लिए अगर कोई आपसे पूछता है रेंज क्या है, तो आपका आंसर होगा -π/2 to +π/2। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। हम इस साइन इन्वर्स फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं एज ए फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ब्रांचेस। ठीक है, जिसका एक ब्रांच जो है वो -π/2 to +π/2, -π/2 से +π/2 के बीच में है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बाकी जो भी हमारे पास आंसर्स आएंगे, जैसे हमें ये 9π/4 मिला है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी सम्स होंगे नॉर्मली हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला आंसर ही लिखेंगे, बाकी आंसर्स को हम वहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये साइन फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 है, उसी तरीके से जो कॉस इन्वर्स फंक्शन है इसका हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, कॉस इन्वर्स फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है हमारा 0 to π। इसको आपको याद रखना है। कॉस इन्वर्स, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉस इन्वर्स 1/√2, तो कॉस इन्वर्स 1/√2 के लिए मुझे क्या करना है, इसका आंसर अगेन यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो आएगा π/4, बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू द इंटरवल 0, π। ठीक है, इसलिए π/4 मेरा आंसर होगा। अब ये आंसर मेरा हो सकता था कि ये आंसर मेरा 9π/4 भी आता हो। ठीक है, लेकिन अगर 9π/4 आ रहा है, 9π/4 डज नॉट बिलोंग टू this interval 0 to π, and therefore 9π/4 cannot be the answer for cos inverse। ठीक है, cos inverse का आप जब भी आंसर लिखेंगे it will always lie between 0 to π, और sin inverse का आप जब भी आंसर लिखेंगे तो it will lie between -π/2 to +π/2। थोड़ा सा अब हम NCERT की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार फिर से NCERT पे जाते हैं हम। यहाँ पर NCERT में इन्होंने ग्राफ यहाँ पर दिखाए हुए हैं, साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ और कॉस इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ। पहले यहाँ पर अगर हम देखें, दिस ग्राफ इज ऑफ साइन इन्वर्स फंक्शन, ये यहाँ पर साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाया, सॉरी दिस ग्राफ इज फॉर साइन एक्स फंक्शन का यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब कोई भी इन्वर्स फंक्शन, आपको पता है कि अगर f कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारा कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है a, b, बाकी और ऑर्डर्ड पेयर जो भी होंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमने ऐसे लिखा है। f इन्वर्स में अगर f में a, b है तो f इन्वर्स में क्या होगा, b, a होगा। इसका मतलब जो x कंपोनेंट है, अगर हम सपोज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं अगर ये, तो x कोऑर्डिनेट जो है
यहाँ पर a था और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट b था, इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज हो जाते हैं। जो पहले x कोऑर्डिनेट था वो अब y कोऑर्डिनेट बन जाएगा और जो पहले y कोऑर्डिनेट था वो अब हमारा x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो अगर इस तरीके से कुछ चीज़ें उल्टी हो रही हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें ग्राफ बनाना है f इनवर्स का, अगर हमें f का ग्राफ दिया हुआ है और हमें f इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स, ये जो आपको लाइन दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स, अगर हमें कभी भी f इनवर्स का ग्राफ बनाना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम y इज इक्वल टू एक्स वाला एक लाइन खींचेंगे और जो हमारा नॉर्मल ग्राफ है हम वो बनाएंगे। जैसे साइन x का हमने ग्राफ बना लिया, इस तरीके से वो ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसे आपको ट्रीट करना है एज ए मिरर, ठीक है। यू विल ट्रीट दिस लाइन एज ए मिरर, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ग्राफ बना हुआ था साइन x का, उसका अब आपको मिरर इमेज देख लेना है। तो अगर आप उसका मिरर इमेज देखने जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर उसका मिरर इमेज दिख जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द फंक्शन। ये जो आपको वर्टिकल वाला ग्राफ दिख रहा है, दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा बोल्ड में किया हुआ है, ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 तक। तो ये -π/2 से +π/2 वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज नोन एज द ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या जो भी है थीटा एक्स जो भी होगा। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और आगे जो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अदर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो आपने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ पर देख लिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और उसके ऊपर आपने साइन एक्स का ग्राफ तो आपको ऑलरेडी पता ही है प्रीवियस क्लासेस से। तो ये थोड़ी सी ग्राफ की बात हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेना है कॉस इनवर्स एक्स का भी। कॉस एक्स का जो ग्राफ है यहाँ पर अगर हम देखने जाते हैं, बहुत ही सिंपल ग्राफ है जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी ये ग्राफ पता है, ठीक है। अब इसी ग्राफ को अगर आप अपना लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, आपको इस ग्राफ का मिरर इमेज देख लेना है। जब आप इस ग्राफ का मिरर इमेज देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ का पार्ट आ रहा है वो ये वाला पार्ट है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ लाइंग बिटवीन 0 to π। यहाँ पर आप देखेंगे आपको पाई दिख जाएगा, और 0 तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर 0 है। तो 0 से पाई के बीच में इतना पार्ट जो है वो ग्राफ का, ये वाला जो आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, दैट पार्ट इज़ द पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। और आगे ये जो आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है दैट इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फॉर द वेरियस ब्रांचेज। नीचे आप जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो आपको ये जो पूरा ग्राफ दिख रहा है दैट इज़ द ग्राफ फॉर कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का देखना है तो वो यहाँ 0 से पाई के बीच वाला जो पोर्शन है, जो इन्होंने ऑलरेडी बोल्ड करके दिखाया हुआ है, दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज़ फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये यहाँ पर हो गया है ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का भी। इसके आगे इन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है about the function cosec इनवर्स x and sec इनवर्स x। तो थोड़ा सा उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, ठीक है। और आपको पता है जहाँ जहाँ पर sin x 0 होगा वहाँ पर cosec x का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो कोसेक x जो हमारा फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो हमारा ये होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। z आपको पता है z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल पाई का हमारे डोमेन में नहीं होगा, बिकॉज उन सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर जो साइन का वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी 0 एंड देयरफॉर कोसेक वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। दैट मीन्स
नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जो हमारा इसका रेंज होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, रेंज ऑफ कोसेक फंक्शन इज दिस, y belongs to r, y is greater than or equal to 1 और y is less than or equal to -1। साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और जो कोसेक के वैल्यूज़ होते हैं दोज आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये हमारे कोसेक एक्स के वैल्यूज़ होते हैं। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम कोसेक इन्वर्स फंक्शन लिखने जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पहले डोमेन को, अपने डोमेन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली हम वहाँ पर लिख सकते हैं, उसका रेंज हम लिख सकते हैं। और कोसेक इन्वर्स फंक्शन और सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए भी हमको बिल्कुल सेम तरीके से करना है, ये आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें कोसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स के लिए मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन क्लियर है। साइन और कॉस के लिए सेम एक्सप्लेनेशन विल गो विद कोसेक इन्वर्स एंड सेक इन्वर्स ऑल्सो। जो भी एक्सप्लेनेशन पहले मैंने दिया था रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन और रेंज के लिए, सेम एप्लीकेबल होगा कोसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स के लिए भी। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, हम टैन इन्वर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगेन जो टैन इन्वर्स फंक्शन है उसका, अगर हम टैन इन्वर्स से पहले थोड़ा सा बात करें टैन फंक्शन की, तो टैन फंक्शन का डोमेन जो है वो होता है r, और टैन फंक्शन का जो रेंज होता है दैट इज़ फ्रॉम -∞ टू +∞। ये मैंने टैन फंक्शन के लिए बताया, टैन इन्वर्स के लिए नहीं। अब क्या है कि अगर हम इस तरीके से देखेंगे कि टैन का हमारे पास यहाँ पर जो डोमेन था वो r था, तो डोमेन को हमें फिर से रेस्ट्रिक्ट करना होगा, और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, टैन इज ऑल्सो अ रेपिटेटिव फंक्शन। ये आपको ऑलरेडी ग्राफ पता है, टैन फंक्शन का इस तरीके का ग्राफ होता है। ये ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में है, यहाँ -π/2 से +π/2 के बीच में, और यही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहता है। तो अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है डोमेन को, तो हम क्या करते हैं, -π/2 से +π/2 के बीच में हम डोमेन ले लेते हैं टैन फंक्शन का। अगर हमने टैन फंक्शन का डोमेन -π/2 से +π/2 के बीच में कर दिया तो वो 1/1 फंक्शन बन जाता है, एंड देन वी कैन राइट डाउन टैन इनवर्स। 1/1 जैसे ही बना वैसे ही हम उसका टैन इनवर्स फंक्शन लिख देंगे। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है हमने कौन सा ले रखा है, अब हमने लिया -π/2 टू +π/2। लेकिन अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर -π/2 टू +π/2 वाला जो इंटरवल है वो अब क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, इट इज़ एन ओपन इंटरवल। साइन इनवर्स की केस में क्या था, जब हम उसका रेंज लिख रहे थे इट वाज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2। लेकिन टैन इनवर्स की केस में क्या है, ये ओपन इंटरवल है। क्यों ओपन इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल इसलिए हो गया बिकॉज tan π/2 इज इन्फिनिटी एंड tan -π/2 इज -∞। तो दोनों ही डिफाइंड नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल होगा -π/2 टू +π/2। जब हम tan फंक्शन के लिए डोमेन लिखेंगे तो वो ओपन इंटरवल, ये वाला डोमेन tan फंक्शन का होगा, और tan इनवर्स फंक्शन के लिए ये रेंज बन जाएगा। ठीक है, जब आप इनवर्स फंक्शन लिखेंगे तो डोमेन ऑफ tan इज द सेम एज रेंज ऑफ tan इनवर्स। हमने डोमेन ऑफ tan को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 टू π/2 और हमें ये मिल गया। और जब हम ये लिखेंगे ये सारे tan के रियल वैल्यूज़ को कवर कर लेगा, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ tan इनवर्स इज r एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू +π/2। बाकी ग्राफ का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आपको लाइन बनाना होगा y = x, ऐसे लाइन बनाएंगे, और फिर ये जो हमारे पास ग्राफ है इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये जो आपको ऊपर ये वाला पोर्शन ऐसा दिख रहा है, ये पोर्शन एक्चुअली अब ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं अलग बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर ये आपका ग्राफ है इस टाइप का और ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा वो। तो वही हमारा काम यहाँ पर हुआ है। जो ग्राफ था वो हमारे पास ऊपर से ऐसे आ रहा था, और जब हमने उसका मिरर इमेज लिया तो वो मिरर इमेज हमें ऐसा मिल गया। तो ये हमारे यहाँ पर ग्राफ कैसा बन रहा है, यहाँ पर आप देखने जाएंगे, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ग्राफ है। बाकी ग्राफ जो है वो भी उसी तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको कॉट इनवर्स फंक्शन में भी कर लेना है। कॉट इनवर्स फंक्शन में अगर आप देखने जाएं तो डोमेन होगा r और यहाँ पर इसका रेंज होगा 0 to π। अगेन ये जो 0 to π है ये ओपन इंटरवल है, इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड इंटरवल। रीज़न इज़ द सेम बिकॉज
क्या होता है, कॉट ज़ीरो का वैल्यू अगर आप लिखने जाएंगे तो कॉट ज़ीरो का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और कॉट पाई का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। दोनों ही वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो देयरफॉर वी एक्सक्लूड ज़ीरो एंड पाई। अब ये सारे के सारे फंक्शंस हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जल्दी से। टेबल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा टेबल है एनसीईआरटी का, आप इस टेबल से लर्न कर सकते हैं कि डोमेन क्या है। ये जो पहले लिखा हुआ है ये डोमेन है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये रेंज है। हमारे लिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे इट शुड लाई विद इन द रेंज। तो साइन इनवर्स फंक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, व्हाट इज़ द डोमेन, -1 to 1। रेंज क्या है उसका, -π/2 to +π/2, सॉरी -π/2 to +π/2। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखने जाते हैं कॉस फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 to 1 है, उसका रेंज क्या है, 0 to π है। कोसेक इन्वर्स फंक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसका कोसेक का फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि उसका जो कोसेक फंक्शन का रेंज होता है दैट विल बिकम डोमेन फॉर कोसेक इन्वर्स। तो यहाँ पर उसका कोसेक फंक्शन का जो रेंज था दैट वाज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y लेस देन और इक्वल टू -1, यानी कि -1 to 1 ये उसमें नहीं आएगा। तो अगर ये कोसेक फंक्शन की रेंज में नहीं आता है तो वो कोसेक इन्वर्स फंक्शन के डोमेन में भी नहीं आएगा। तो इसका डोमेन क्या बन गया कोसेक इन्वर्स का, r -1 to 1, और यहाँ पर उसका रेंज क्या है, रेंज इज द सेम एज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो को क्यों एक्सक्लूड किया है, बिकॉज कोसेक ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो कोसेक इन्वर्स जब हम बनाएंगे तो ज़ीरो को हमें एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो इन्वर्स फंक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया हमने वहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ज़ीरो एक्सक्लूड हो चुका है। फिर सेक इन्वर्स फंक्शन, बिल्कुल सेम तरीके से आपने यहाँ पर सेक इन्वर्स फंक्शन का डोमेन देखा आपने, डोमेन है r -1 to 1 और जो उसका रेंज है वो वही है, दैट इज़ द सेम एज द रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स फंक्शन। रेंज सेम है उसका, लेकिन आपने क्या किया, π/2 को उसमें से एक्सक्लूड किया है। क्यों एक्सक्लूड किया, बिकॉज हमें पता है कि sec π/2 इज़ इन्फिनिटी एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपको 0 से π के बीच में π/2 जो आता है उसको आपको यहाँ पर रेंज में से हटाना होगा, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पर सेक इन्वर्स फंक्शन में डोमेन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसे आपको यहाँ पर से हटाना होगा। फिर tan इन्वर्स फंक्शन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया। tan इन्वर्स फंक्शन की केस में क्या है, डोमेन विल बी r एंड द रेंज विल बी -π/2 to +π/2। अगेन द रेंज इज द सेम एज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, लेकिन वहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल था, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बिल्कुल सेम तरीके से आपको कॉट इनवर्स का भी देख लेना है, इट इज़ द सेम एज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन बिटवीन 0 to π। अब इसमें देखने वाली बात अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो देखने वाली बात ये है कि बेसिकली आपके पास दो ही इंटरवल्स हैं। एक इंटरवल है -π/2 to +π/2 वाला और दूसरा इंटरवल आपके पास है 0 to π वाला। बस इन्हीं दोनों इंटरवल्स में थोड़ा सा चेंजेस करके हमारे सभी डोमेन और रेंजेस यहाँ पर सभी रेंजेस हमारे यहाँ पर बना दिए गए हैं। इन्हीं दोनों इंटरवल्स से सारे रेंजेस आपके बन जाते हैं। थोड़ा सा चेंज है, जैसे कहीं पर आपने 0 को एक्सक्लूड किया। अगर आपको रीज़न पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, ठीक है। अगर आपको रीज़न नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे डोमेन और रेंजेस जो हैं यहाँ पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जो भी फंक्शंस हैं हमारे इनवर्स फंक्शंस, ये सारे आपको लर्न कर लेने, आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन। हमारे पास बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं जो हम बाद में सीख लेंगे। ये बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है जिससे अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाद में ये हम फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं। जैसे हम इनवर्स फंक्शन लिखते थे उसी तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ लिखी हो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू x, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। तो अभी फ़िलहाल हम इस मेथड से जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिज़ल्ट निकल के आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये वैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले करके दिखाया था। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पर बहुत क्लियर कट लिख दिया प्रिंसिपल वैल्यू। अगर नहीं भी लिखा होगा तो हमें अंडरस्टूड कर लेना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर मेंशन होता है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा बाकी वैल्यूज़ भी लिखिए तो हम लिखेंगे। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा है देन इट इज़ मेंट एज प्रिंसिपल वैल्यू ओनली। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो x है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे हम उसी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो हम फंक्शंस की केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें पता है f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो उसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे लगा देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। और हमें ये पता है कि 1/√2 इज साइन ऑफ π/4। तो 1/√2 की हम जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। तो हमें मिल गया साइन π/4 इज इक्वल टू साइन x, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू π/4। तो हमने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन। हमें अब ये पता हो गया कि x का वैल्यू जो है वो π/4 है। दैट मीन्स साइन इनवर्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है, बट उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जो अब आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करने जाएंगे तो जो मैंने वैल्यू लिखा है π/4, इट लाइज इन बिटवीन -π/2 टू +π/2, ठीक है। इसलिए ये आंसर हमारा एक्सेप्टेबल है। अगर मैं और कोई वैल्यू लिख देता, जैसे 1/√2 जो है दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ 9π/4। अब अगर यहाँ पर मैं लिख देता 9π/4 और यहाँ पर लिख देता देयरफॉर x इज इक्वल टू 9π/4, वो सही तो होता, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा था और आपको आंसर पूछा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। इसलिए ये आंसर जो होता 9π/4, ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता। इसलिए आपको आंसर कौन सा लिखना है, आपको आंसर वो लिखना है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। अब कई बार माइनस जब आता है तब लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, एक प्लस वाले से प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वाले से बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है वैसे, चलिए देखते हैं क्या है। कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y, वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको पहले बताया था, x लिख के बताया था, इन्होंने y लिख के बता दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट y इज इक्वल टू, यहाँ से वही प्रोसीजर फॉलो हुआ है जो मैंने आपको बताया था, ये वाला प्रोसीजर, यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हुआ है। अब इसको इन्होंने लिख दिया कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। अब ये जो -1/√3 है ये किसी एक एंगल का कॉट वैल्यू है, और वो एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक लाया करना चाहिए। हमें पता है कि कॉट का जो रेंज है हमारा, कॉट फंक्शन का हमारा रेंज जो है दैट इज 0 to π, ये हमारा उसका रेंज है, ठीक है। और अगर ये हमारा रेंज 0 to π है तो हमें -1/√3 को एक ऐसे एंगल की कॉट के फॉर्म में लिखना होगा जो 0 से π के बीच में लाया करता हो। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने माइनस को थोड़ा सा यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया और 1/√3 के लिए लिखा। तो हमें पता है कि कॉट ऑफ π/3 इज 1/√3, तो हमने उसको लिखा माइनस कॉट π/3, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इसको ले लिया इक्वल टू जो भी x y, टेक्स्ट बुक में y लिया था तो मैं y ले लेता हूँ इसको। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1/√3 इज इक्वल टू कॉट y, ठीक है। कॉट y इज इक्वल टू -1/√3, ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा माइनस को अभी हम अलग कर लेते हैं और बाकी जो पार्ट बचा है 1/√3 जो है वो कौन से एंगल का कॉट होता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। -1/√3 इज द कॉट ऑफ π/3, तो इसको हमने लिखा माइनस कॉट π/3। अब उसके बाद क्या है, हमें पता है कि एंगल यहाँ पर अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू कॉट ऑफ -π/3।
नाउ दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज हमें पता है कॉट माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो अगर हम इस तरीके की कोई चीज़ लिखने जाते हैं तो वो रॉन्ग होगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, कॉट का क्वेश्चन आ जाए या कॉस का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? आपको फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और जो कॉस के लिए होता है वही कॉट के लिए भी होता है। तो यहाँ पर ये आ गया कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो जब भी आपके पास माइनस कॉट थीटा होगा तो आप उसे कैसे लिखने की कोशिश करेंगे? आप उसे लिखने की कोशिश करेंगे कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। What is the advantage? The advantage is that you get rid of this minus sign. ये जो माइनस साइन हमारे पास आ रहा था ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? क्योंकि इसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते थे लेफ्ट और राइट साइड को। अगर हमारे पास इस तरीके की कोई चीज़ है कि भाई कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। लेकिन अगर हमारे पास वो कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 4, फिर कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं कर सकते। तो माइनस साइन जो है उसको हमें यहाँ से हटाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया? हमने फॉर्मूला यूज़ किया दैट कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, माइनस कॉट पाई बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। और अगर हमने पाई में से पाई बाई 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें मिल गया कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट 2 पाई बाई 3 and therefore we can say that the y value is 2 pi by 3. अब ये जो 2 pi by 3 वैल्यू है that lies in between 0 to pi. This value lies in between 0 to pi, and since it lies between 0 to pi, therefore we can say that this is the answer. ठीक है, 2 pi by 3 is the answer. बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछा था, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आंसर निकाल लिया है। इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे जो नेगेटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा साइन इनवर्स -1/2 है। साइन में देखिए प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स -1/2 देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर इसको अगर हमने x ले लिया तो हम लिख सकते हैं -1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम 1/2 को देखने जाते हैं तो 1/2 कौन से एंगल के लिए साइन थीटा 1/2 होता है? तो हम यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, हमें पता है कि साइन 30 इज 1/2, तो साइन पाई बाय 6 इज 1/2, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब ये माइनस साइन हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस माइनस साइन को हम यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला अब कौन सा यूज़ करेंगे? फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो ये है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। माइनस साइन थीटा की जगह पर साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, तो माइनस साइन पाई बाय 6 की जगह पर हमने साइन माइनस पाई बाय 6 लिख दिया। और इसके बाद हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट हमें ये करना है कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉस का भी देख लेते हैं, जो नेगेटिव वाला होगा वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कॉस का नेगेटिव वाला क्वेश्चन, ये जो 5th क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, बहुत जल्दी से इसको एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं कॉस इनवर्स -1/2। अब इसको हमने इक्वल टू x कंसिडर कर लिया। सेम प्रोसीजर है, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब आपने जैसे ही cos x इज इक्वल टू -1/2 लिखा तो यहाँ पर क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं माइनस कौन से एंगल का cos हाफ होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज cos पाई बाई 3। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा cos पाई बाई 3। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा
अब माइनस साइन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था पहले लिख के। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस पाई बाई 3 की जगह पर आपको लिखना है cos पाई माइनस पाई बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब आपको यहाँ पर x का आंसर आ गया 2 पाई बाई 3, दैट इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है।